हिंदी लोक भारती का 10वां लेसन सीखेंगे जिसका नाम है ठेस। यह एक पूरक पठन है जिसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय देख लेते हैं, मतलब कवि परिचय देख लेते हैं। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म 1921 बिहार के पूर्णिया इस जगह में हुआ। उनकी मृत्यु 1977 में हुई थी। उनका परिचय देख लेते हैं। हिंदी कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। हिंदी कथाधारा मतलब हिंदी लिटरेचर लिखने वाले या कथा लिखने वाले, इन्होंने अपना रुख बदलना मतलब साहित्य में उन्होंने चेंज ऑफ माइंड, रुख बदलना मतलब चेंज ऑफ माइंड या दिशा बदलने का काम साहित्य क्षेत्र में फणीश्वरनाथ रेणु जी ने आज़ादी के बाद किया था और इसलिए उनको प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। प्रेमचंद के नाम से जो भी है व्याख्या दी जाती है। प्रेमचंद यह एक प्रसिद्ध साहित्यकार माने जाते हैं। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। कहने का मतलब है कि इनकी कहानियों में आंचलिक जीवन मतलब एक विशिष्ट जीवन का चित्रण जो है वो बहुत ही धुन, गंध, लय, ताल और सुर, सुंदरता और कुरूपता मतलब बदसूरत, यह सब रूप से स्पष्ट दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। उन्होंने लिखी हुई कुछ प्रमुख कृतियाँ जो है हम देख लेते हैं। पहला है मैला आंचल, परती परिकथा, जुलूस यह एक उपन्यास है, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी यह कथा संग्रह है, ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा और रिपोर्ताज आदि प्रमुख कृतियाँ या रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। गद्य संबंधी या पाठ की जानकारी हम थोड़ी बहुत यहाँ पर ले लेते हैं। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। फणीश्वरनाथ रेणु जी ने जिस कहानी या इस पाठ में जिस कहानी के बारे में बताया है, यह कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन मतलब गांव के रहने वाले या वहाँ का जो जीवन है उस पर आधारित यह कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहते हैं कि कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध मतलब जो समाज का जो रिलेशन है, कारीगरी मतलब जो हैंडीक्राफ्ट मैन होते हैं उनको कारीगरी या कारीगरों के स्वाभिमान, हैंडीक्राफ्ट मैन के जो स्वाभिमान होते हैं, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट करना जिसको हम कहते हैं, आदि को उन्हें बड़े ही सुंदर ढंग से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने इस पाठ से चित्रित किया है। प्रस्तुत यह जो कहानी है यह बिहार के जो ग्रामीण जीवन है या गांव का जो जीवन है उस पर आधारित है और उस ग्रामीण जीवन में रहने वाला या उस गांव में रहने वाला सिरचन नाम का एक व्यक्ति है जो कारागिर है। कारागिरी मतलब जो हैंडीक्राफ्ट मैन जिनको हम कहते हैं कि हाथ से जो है वो चीज़ें तैयार करना, जिसको हम हस्तशिल्पी भी कहते हैं। तो सृजन की कहानी जो है इस पाठ में बताई गई है। तो देखते हैं, लेसन हम पढ़ना शुरू कर लेते हैं। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सृजन, यहाँ पर सृजन की बात हुई है। सृजन नाम का एक व्यक्ति जो हैंडीक्राफ्ट
मैन जिसको हम कहते हैं। तो उसके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि खेती-बाड़ी के समय गांव के किसान सृजन की गिनती नहीं करते थे। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते हैं। खेती-बाड़ी करना आपको सबको पता है कि जब खेती-बाड़ी होती है तो उस समय गांव के किसान जो है वो सृजन को गिनती में ही नहीं लेते थे, मतलब काउंट ही नहीं करते थे। क्यों करते नहीं थे काउंट उसको? क्योंकि लोग उसको बेकार ही नहीं, बेगार समझते थे। अभी यहाँ पर बेकार का मतलब तो आपको पता है कि जो बिल्कुल भी काम नहीं करता है, या बेकार जिसको हम कहते हैं। और बेगार का मतलब है यहाँ पे बिना मजदूरी दिए ज़बरदस्ती लिया गया काम, मतलब बेगार। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? ठीक है, इसलिए जब खेत खलिहान या जब खेती बाड़ी का काम आता है तो जो भी मजदूर लोग होते हैं वो मजदूर लोग सिरजन को कभी नहीं बुलाते थे। क्यों नहीं बुलाते थे? तो देखो, दूसरे मजदूर जो है वो खेत पहुंचकर 1/3 काम शुरू कर चुके होते हैं। मतलब जब जब यहाँ पर दूसरे मजदूर जो होते हैं वो पहले ही 1/3 मतलब 1/3 काम वो कर चुके होते हैं बाकी के मजदूर। लेकिन यहाँ पे तब जब 1/3 काम होता है बाकी के मजदूरों का, तभी सृजन जो है वो हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी ही या मजदूरी देनी हो तो और बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सृजन को वो नहीं बुलाते थे। क्यों? क्योंकि बाकी मजदूरों का 1/3 काम हो जाता था। तब सृजन जो है वो हाथ में खुरपी लेकर, अभी खुरपी किया क्या है आपको पता है कि जड़ें उखाड़ने के लिए जो वस्तु का उपयोग किया जाता है तो उसको हम खुरपी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो खुरपी है वो हाथ में लेकर या हाथ में डुलाता हुआ वो दिखाई पड़ता है। यही नहीं, पगडंडी। अभी ये पगडंडी का मतलब क्या है? तो जब जंगल या खेतों में आप जाते हो तो खेतों में जाते समय जो पतला रास्ता बनाया जाता है जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, जो खेत जो होती है, ज़मीन जो होती है जहाँ पे अनाज उगते हैं उसके बाजू में जो आने जाने का जो रास्ता रहता है, छोटा सा पतला रास्ता जिसको हम फुटपाथ कहते हैं, तो उस तरह का खेतों में जो पतला रास्ता रहता है जो लोग आने जाने के लिए उसका उपयोग जो है वो करते हैं, तो ऐसा रास्ता जो है उस रास्ते पर वह जो है चलता हुआ या आता हुआ वहाँ से दिखाई पड़ता था। और वो भी तौल तौल कर पाँव रखता हुआ, वो भी पाँव को गिनते हुए धीरे धीरे जो है वो वहाँ से धीरे धीरे आता हुआ दिखाई देता था। और तब तक तो मजदूरों का 1/3 काम, 1/3 काम पूरा हो चुका होता है। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो वह और बात है। तो इस तरह से सृजन को कोई बुलाता नहीं था। आज सृजन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां। यहाँ पर कामचोर मुफ्तखोर का मतलब बिल्कुल सेम है। मुफ्तखोर मतलब ही उसको हम कामचोर कहते हैं। चटोर का मतलब है यहाँ पर जो चटपटी चीज़ें जो खाता है उसको हम चटोर कह लेते हैं। तो सृजन को यहाँ पर क्या कहते हैं? मुफ्तखोर कहते हैं, कामचोर कहते हैं और चटोर भी कह लेते हैं। लेकिन यह एक समय की बात है। लेकिन यहाँ पर पहले की बात जब यहाँ पर लेखक करते हैं कि जब उसकी मड़ैया के पास, अभी मड़ैया का मतलब क्या है यहाँ पे कि झोपड़ी, जब जिस झोपड़ी में वो रहता है उस झोपड़ी के पास यहाँ पर बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। ये एक समय की बात थी जब उसके झोपड़ी के पास बड़े बड़े लोगों की सवारियां, मतलब गाड़ी जो है वो झोपड़ी के पास जो है वो रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे बल्कि उसकी खुशामद भी करते थे। अभी खुशामद करना मतलब क्या करना? चापलूसी करना या फिर झूठी प्रशंसा करना। मतलब लोग जो है वो उसको बहुत ही पूछते थे और पूछते ही नहीं बल्कि बहुत ही खुशामद भी करते थे। अरे सृजन भाई,
अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। मतलब वह जो काम करता था, सृजन का एक काम था, मतलब हैंडीक्राफ्ट मैन उसको कहा जाता था। और वो उसकी हाथों से कारीगरी जो है वो करता था। और उस पूरे इलाके में, उस पूरे एरिया में ऐसा दूसरा कोई नहीं था। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से, एक जोड़ा चीख बनाकर भेज दो। तो इस तरह से लोग जो है वो उसके पास जाते थे और ये भी कहते थे कि तुम एक दिन का समय निकाल कर आओ, क्योंकि यहाँ पर बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरजन से, एक जोड़ा चीख बनवा कर भेज दो। अब यहाँ पे चीख का मतलब क्या है? तो चीख मतलब बांस की जो तीलियाँ होती है। बांस आपको पता होगा कि ये जो बाम्बू बांस ये जो रहता है, उसकी जो तीलियाँ जो रहती है, उस तीलियों से बना हुआ जो पर्दा रहता है, पर्दा आपको पता होगा। तो ये जो पर्दा रहता है, ये पर्दा बांस की तीलियों का बनाता है ये सिरजन। तो लोग उसको जो है पर्दा बनाने के लिए, और वो भी हाथ की कला से जो है, यह वो चीख जो है वो बनाता था। तो यहाँ पे बांस की तीलियों से बना हुआ पर्दा का मतलब है चीख। तो लोग उसको या उससे चीख जो है वो बनवा कर लेते थे, या पर्दा जो है वो उससे बनवा कर लेते थे। मुझे याद है यहाँ पर लेखक जो है वो बता रहे हैं कि उन्होंने उनके अनुभव को यहाँ पे बताया है, सृजन के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई है। और सृजन नाम का जो कारीगरी है, जो एक मजदूर है, तो उसकी कहानी को बताते हुए लेखक जो है वो कहते हैं कि मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सृजन को बुलाने के लिए कहती थी तो मैं पहले ही पूछ लेता था कि भोग क्या क्या लगेगा। तो यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी को ये बात पता है, जब उनकी माँ सृजन को कुछ काम करने के लिए बुलाती थी, तो हमेशा लेखक जो है वो पहले ये पूछते थे अपनी माँ से कि भोग क्या क्या लगेगा। अब यहाँ पे भोग का मतलब है कि देवता या जो भी लोग आते हैं उनके सामने जो रखा जाने वाला जो खाद्य पदार्थ होता है, उस खाद्य पदार्थों को या उस चीज़ों को या खाने की जो भी चीज़ें होती है उसको कहते हैं भोग लगाना। और आपको तो सबको पता है कि सृजन जो है वो चटोर है। चटोर का मतलब क्या है यहाँ पर, कि उसको चटपटी चीज़ें खाना बहुत पसंद है। और इसलिए यहाँ पर जब लेखक की माँ सृजन को बुलाती थी तो पहले लेखक उनको पूछते थे कि भोग क्या क्या लगेगा। माँ तभी हंसकर कहती थी, जा जा, बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। तो लेखक की माँ लेखक को ये कहती थी कि जब मेरा काम रहता है ना, तो वो मुझसे कोई भोग या कोई पूजा की बात कभी उठाता नहीं है। पड़ोसी के गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सृजन ने। तो यहाँ पर जो है लेखक बता रहे हैं कि पड़ोस के गांव में एक पंचानंद चौधरी के एक छोटे बेटा था। तो उस छोटे बेटे ने जो है कुछ काम करने के लिए उनके घर पे बुलाया था सृजन को, लेकिन सृजन ने जो है वो उसकी बेपानी करना मतलब बेइज्जती करना। तो सृजन ने जो है उसकी बेइज्जती जो है वो की थी। क्यों की थी बेइज्जती? तो तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कड़ी तो इस मामूली लोगों की घरवालियाँ भी बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? तो इस तरह से जो भी उसको भोग चढ़ाते थे लोग, या जो भी उसको खाने के लिए चटपटी चीज़ें लोग लेते थे, तो वो जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा सीधा सादा या सिंपल खाना दिया था। और इसलिए सृजन ने जो है उस पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे की जो है वो बेइज्जती की थी, क्योंकि ये जो मामूली खाना जो वहाँ पे उसके लिए बनाया गया था, वो खाना जो है वो मामूली लोगों के किसी के भी घर में या किसी भी की भी घरवालियाँ जो है बनाती है। तुम्हारे भाभी ने जो है ये कहाँ से सीखा है? इस तरह से उसकी बेइज्जती जो है वो सृजन ने जो है की थी। इसलिए सृजन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता था। सृजन को देखते ही माँ हुलस कर कहती है, आओ सृजन,
आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। यहाँ पर जब सृजन को बुलाया जाता था तो माँ जो है वो उसको देखकर माँ हुलस कर का मतलब है हर्षित होना या बहुत ही ज़्यादा खुश होना। और माँ जो है वो सृजन को देखकर बहुत ही खुश हो जाती थी, हर्षित हो जाती थी और उसको कहती थी कि आओ सृजन आओ, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। तो यहाँ पर एक पदार्थ है, आपको पता होगा कि दूध जो है वो मथा जाता है, तो उस तरह से दूध मथ कर जो भी मक्खन तैयार किया जाता है। तो आज मैं यह नैनू मथ रही थी तो और सृजन की याद आई थी। घी की खकोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। तो घी की खकोरन यह जो है वो मक्खन को तपाकर जो चीज़ बनाई जाती है उसको कहते हैं घी की खकोरन। और उसके साथ चूड़ा यह एक पदार्थ है, ये खाना तुम्हें बहुत पसंद है ना। ऐसे लेखक की माँ जो है वो सृजन को कहती थी। और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाज भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। और इस तरह से माँ ने जो है जिस काम के लिए सृजन को बुलाया है वो उसको कहती है कि यहाँ पर जो उनकी बड़ी बेटी है उस बड़ी बेटी के ससुराल से एक बात जो है वो संदेशा जो है वो भेजा है कि उसकी ननन जो है, बड़ी बेटी की जो ननन है वो रूठी है, नाराज़ हुई है कि उसको क्या चाहिए, मोती की शीतल पार्टी जो है वो चाहिए। तो यहाँ पर मोती की शीतल पार्टी का मतलब पहले जान लेते हैं कि मोथी मतलब एक प्रकार की एक घास होती है, घास, ग्रास। तो मोथी का मतलब है एक प्रकार की घास या उसको हम ग्रास कह सकते हैं एक प्रकार का। और यहाँ पर जो शीतल पार्टी है तो शीतल पार्टी का मतलब है यहाँ पे चटाई। तो आपको ये बात पता होगी कि सृजन जो है वो हैंडीक्राफ्ट मैन है। तो वो क्या बनाता है, चीक बनाता है, शीतल पाटी बनाता है। तो ये चीक का मतलब क्या कि मैंने आपको बताया था कि चीक का मतलब है पर्दा बनाना, लेकिन वो पर्दा कैसे बनाता है, बांस की तीलियों से वो पर्दा बनाता है, उसको कहा जाता है चीक। और शीतल पाटी का मतलब है कि चटाइयाँ बनाना, ठीक है। और मोथी मतलब क्या, तो यह एक प्रकार का घास, एक प्रकार की घास है, उस घास से ही वो क्या बनाता है, चटाई जो है वो बनाता है। तो उनकी बेटी लेखक की जो बहन है या फिर माँ की जो बड़ी बेटी है उस बेटी के ससुराल से ये बात भेजी है कि उसकी ननद रूठी है और उसको क्या चाहिए, मोथी की शीतल पाटी चाहिए, ठीक है। तो उसको एक चटाई बनाकर चाहिए। सृजन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। तो इस तरह से सृजन जो है वो अपनी पनियाई जीभ मतलब मुंह में पानी आना, पनियाई जीभ, जीभ मतलब जुबान, जुबान में पानी आना। तो इस तरह से अपनी पनियाई जीभ को या पानी आई हुई जो उसकी जुबान है उस जुबान को, जीभ को संभाल कर वो हंसता है और कहता है कि घी की सौंधी सुगंध सूंघकर ही तो आ रहा हूँ काकी। तो सृजन जो है वो चटोर है, उसको खाने चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसलिए वो लेखक की माँ को या उनको काकी कहकर ये बोलता है कि आपके यहाँ की घी की सुगंध सूंघकर ही मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। तो यहाँ पर दम मारना मतलब बिल्कुल भी वक्त जो है वो उनको मिलता नहीं है, क्योंकि ये जो मौसम है ये शादी ब्याह का मौसम है और इस शादी ब्याह के मौसम में ऐसी हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा बनाई जाती है और इसलिए मुझे जो है वो फुर्सत नहीं होती है। सृजन जो है वो जाति का कारीगर है। कारीगर मतलब जो हस्तशिल्पी होता है, जो हाथ से अपना काम जो है वो करता है, एक मजदूर जिसको हम कह सकते हैं। तो सृजन जो है वो जाति से कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि सृजन को काम करते हुए मैंने देखा है, घंटों बैठा हूँ मैं उसके साथ और उसका काम जो है या काम करने का जो ढंग मतलब तरीका जो है वो मैंने देखा है, ऐसा लेखक यहाँ पर कहते हैं। एक एक मोथी और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता है। अभी इसका मतलब पहले जान लेते हैं। मोथी का मतलब है यहाँ पर एक प्रकार की घास, और उस एक प्रकार की घास, और पटेर का मतलब है कि जो पानी में तैयार होने वाला जो पौधा रहता है ना उसको कहते हैं पटेर। और मोथी मतलब यह भी एक प्रकार की घास ही है। तो मोथी और पटेर को हाथ में लेकर वो बड़े ही प्यार से, बड़े ही जतन से वो उसकी कुच्ची बनाता है। कुच्ची बनाना मतलब मेक रो,
एक रो में वो क्या करता है, उसको बनाता है, लेता है, तैयार करता है। मतलब यह जो पटेर और मोती है ये एक प्रकार के घास है और उस घास से ही वो ये सारी चीज़ें जो है वो शीतल पाटी या चिक जो बनाना होता है या शीतल पाटी बनाने का काम करता है। शीतल पाटी मतलब चटाई बनाना और चिक मतलब पर्दे बनाना। तो ये सारी चीज़ें वो किससे बनाता है, तो ये जो मोती है, मोती मतलब एक घास या पटेर, ये भी एक पौधा है। तो उस पौधों से उस जो घास से जो है वो क्या करता है, कुच्ची बनाता है। कुच्ची बनाना मतलब एक रो में वो उसको तैयार करता है। फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन जो है वो उसका समाप्त हो जाता है। और उसके बाद क्या करता है, वो एक रो में उस घास में जो है वो लगाता है और फिर इस रो को, उस कुच्चियों को वो क्या करता है, रंगने देता है, मतलब रंग चढ़ाता है उसके ऊपर। फिर उसको सुतली में, सुतली आपको पता होगा जिसको बांधने के लिए उसका उपयोग किया जाता है, तो उस सुतली को सुलझाने का काम जो है वो पूरा दिन जो है उसमें उसका समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि घेवन सांप की तरह वो फुफकार उठता था। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, सृजन मुंहजोर है, कामचोर नहीं है। लेकिन काम करते समय जो है उसकी तन्मयता में, जब वो बहुत ही ज़्यादा काम करने में बिजी होता है, तो उस समय जो है उसमें कोई भी बाधा अगर डाल देता है, तो वो जो है वो घेवन सांप मतलब घेऊ रंग का जो सांप होता है, तो वो कैसे फुफकारता है, तो उसी तरह से वो जो है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है और किसी दूसरे से काम करवा लीजिएगा, इस तरह से वो कह देता है। तो सृजन जो है यहाँ पर मुंह जोर है, कामचोर नहीं। अभी यहाँ पे मुँह जोर का मतलब क्या है, तो मुँह जोर का मतलब है कि जो कड़वी बातें हमेशा कहता है। तो वो सृजन जो है वो मानता है इस बात को कि वो हमेशा कड़वी बातें करता है। सृजन मुँह जोर है लेकिन कामचोर नहीं है। तो सृजन को ये बताते हैं कि वो खुद कौन है। वो अपने इस बात को मानता है कि वो कड़वी बातें करता है लेकिन वो कामचोर नहीं है। काम करते समय ये उसका पसंदीदा काम है और वो कामचोर जो है वो काम चोरी जो है वो करता नहीं, अपना काम जो है वो बहुत ही तन्मयता से करता है। बिना मजदूरी के पेट भर पात भात पर काम करने वाला कारागिर हूँ मैं। तो यहाँ पर मजदूरी करके काम करना जो है वो उसका काम जो है वो हमेशा करता है। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में ज़रा भी झाला वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो वो कहता है कि दूध में मिठाई या दूध या मिठाई ये सारी चीज़ें अगर मुझे कम दो तो चलेगा, लेकिन फिर भी बाद में अगर मुझे कोई कहेगा कि ये झाला या कोई गड़बड़ हुई है, तो वो जो है इस बात को जो है वो बर्दाश्त नहीं करता है। सृजन को लोग चटोर भी कहते थे। अभी चटोर का मतलब मैंने आपको बताया कि चटपटी चीज़ें जो खाता है उसको कहते हैं चटोर। तो सृजन को लोग चटोर कहते थे। तली भगारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सबका प्रबंध पहले कर लो, तब सृजन को बुलाओ। तो यहाँ पे सृजन को चटोर कहा जाता है। वो चटी-पटी चीज़ें खाने को उसको बहुत पसंद है और इसलिए जब तली भगारी हुई तरकारी मतलब जो रोटी के साथ खाया जाता है ऐसी सब्ज़ी अगर बनाओ, दही कड़ी अगर हो या फिर मलाई वाला दूध हो, या अगर ये सारी चीज़ें का अगर आपने व्यवस्था की है, प्रबंध की है, तो सृजन को आप बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। दुम हिलाना यह एक मुहावरा है जिसको हम कहते हैं दुम हिलाना, खुशामद करना। ठीक है, तो इस तरह से वो दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अगर खाने पीने में कुछ कमी हो तो काम भी उसका जो है वो पूरा या सही तरीके से वो करता नहीं था। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। तो यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु जी ये कहते हैं कि अगर सृजन को खाने में कुछ कमी हुई तो वो काम जो है वो ठीक तरह से करता नहीं है। वो काम अधूरा रखकर वो उड़ जाता है और कारण ये बताता है कि मेरा आज अधक पाली दर्द मतलब उसका आधा सर जो है वो माथा जो है वो दर्द हो रहा है, टनटना रहा मतलब दर्द हो रहा है और थोड़ा सा ही रह गया है, मैं किसी दिन आकर ये काम पूरा कर दूंगा। यहाँ पर सृजन का किसी दिन
दिन का मतलब है कि वो कभी भी आता नहीं था। तो इस तरह से खाने पीने में चिकनाई या कमी नहीं होनी चाहिए। मोथी घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी। अभी मोथी घास ये एक घास है, पटरे यह भी एक पौधा है। तो इन चीज़ों से वो रंगीन शीतल पाटी बनाता है। रंगीन मतलब कलरफुल चटाई बनाता है, शीतल पाटी मतलब चटाई बनाना। बाँस की तीलियों की झिलमिलाती चीख। चीख का मतलब क्या? पर्दे बनाना। लेकिन वो किससे बनाता है? वो बाँस की तीलियों से वो चीख बनाता है या पर्दे बनाता है। सतरंगी डोर के मोढ़े बनाता है। भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले बनाता है। हलवाले या हलवाहों के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी या टोपी तथा इसी तरह से बहुत से काम जो है वो सृजन जो है उसके सिवा गांव में कोई भी करता नहीं था या किसी को आता भी नहीं था। यह दूसरी बात है कि गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। मतलब सृजन जो काम कर रहा था उस काम को लोग बेकाम समझते हैं, काम समझते ही नहीं हैं। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेकाम का काम मतलब क्या है? यहाँ पर लोग क्या समझते हैं कि ये काम क्या है? ये काम काम नहीं, ये बेकाम है। तो बेकाम का जो मजदूरी दी जाती है, जो पैसे दिए जाते हैं, तो वो पैसे नहीं देते हैं लोग उसको या अनाज भी नहीं देते हैं। लोग जो है वो पेट भरकर उसको खिला दो और काम पूरा होने पर एक हाथ पुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। तो इस तरह से सृजन को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से खाया खिलाना पिलाना पड़ता था। पेट भर उसको खिला दो, काम पूरा कर दो उससे, और फिर पुराना कोई भी कपड़ा उसको देकर विदा किया करते थे। और इस तरह से वो कुछ भी बोलता नहीं था, कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब उसको खाना जो है वो दे दो, या फिर सिर्फ खाना देंगे, या फिर एक जोड़ा कपड़ा जो अगर देंगे पुराना, तो भी वो कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सृजन को बुलाने वाले जानते हैं कि सृजन बात करने में भी कारगर है। बात करने में भी कारगर है मतलब वो कड़वी बातें बहुत ही ज़्यादा कहता है, मुंह जोर है वो। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। तो एक बार की बात यहाँ पर बताई गई है। एक अनुभव को लेखक यहाँ पर बता रहे कि महाजन टोले के बज्जू महाजन नाम के जो एक व्यक्ति है, उनकी एक बेटी है। तो सिरजन की उसकी कड़वी बातें सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुई थी, तिलमिला उठी थी। और उसने ये भी कहा था सिरजन को कि ठहरो, मैं ये बात जो है वो माँ को जाके कहूँगी। बड़ी बात ही है बेटिया। तो यहाँ पर जो सृजन है उसका जवाब ये देता है, वो क्या कहा था उसने उस दिन कि वो तिलमिला उठी थी। तो बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटरे की पटियों को या पाटियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। तो यहाँ पर पटेर की पाटियाँ, पटेर मतलब मैंने आपको कहा कि जो पानी में तैयार होने वाला जो पौधा होता है उससे वो पाटियाँ तैयार करता था। तो पटेर की पाटियाँ बनाने के लिए या उसके काम के बदले सिर्फ उसने जो है वो क्या खिलाया था उसको? खेसारी का सत्तू। अब ये खेसारी का सत्तू क्या है? तो चने भूनकर जो उसको पीस कर जो सब्ज़ी बनाई जाती है तो उसको खिलाकर जो है उससे वो काम करवा कर। आपको पता है कि उसको खाना और चटपटी चीज़ें खाना बहुत पसंद है, और उसको क्या खिलाया था? तो खेसारी का सत्तू, मतलब चने जो है वो भून कर पीस कर उसकी जो सब्ज़ी थी वो उसको खिलाई गई थी। और इसके वजह से जो है गुस्सा हो गया था यहाँ पर सिरचन, और इसलिए वो उसको कहने लगा कि यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। अब यहाँ पे बबूनी का मतलब क्या है? तो जो कुंवारी लड़कियाँ होती है उसको बबूनी कहा जाता है भोजपुरी में। तो सृजन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था, और ये जवाब सुनकर वो लड़की जो है वो जो है क्या हुई थी? बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। आपको पहले ही पता है कि खाने में कुछ अगर कमी हो तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर सृजन को मोहजोर भी कहा गया है और चटोर भी कहा गया है। और इस तरह से इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि लेखक की जो सबसे छोटी बहन है जो पहली बार ससुराल जो है वो जा रही थी, जिसका नाम है मानू।
तो मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी। तो क्या हुआ था यहाँ पर अभी यहाँ पर लेखक ये बता रहे हैं कि उनकी एक छोटी बहन है जिसका नाम है मानू, और मानू जो है वो पहली बार ससुराल जा रही है। तो मानू का जो दूल्हा है उस दूल्हे ने बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दी थी, ऑर्डर देना या चेतावनी दी थी। चेतावनी देना मतलब ऑर्डर देना, मानू को एक चेतावनी जो है वो देकर या लिखकर जो है वो भेज। और इस तरह से यहाँ पर लेखक की छोटी बहन जिसका नाम मानू है, जो पहली बार ससुराल जा रही थी, तो उसके ससुराल से उसके दूल्हे ने जो है भाभी के पास चेतावनी भेजी थी, या एक ऑर्डर समझ लो भेजी थी। वो ये लिखा था उसमें कि साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। मतलब जब मानू को भेजेंगे ससुराल तो साथ में उसके मिठाई नहीं आएगी, मिठाई की पतीली नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पाटियों के बिना आएगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। और इस तरह से यहाँ पर भाभी को जो है वो चेतावनी लिखकर भेजी थी यहाँ पे कि मानू के साथ जो है वो 3 जोड़ी फैशनेबल चीक मतलब मैंने आपको कहा कि चीक को पर्दे कहते हैं, और पटेर की 2 शीतल पाटियाँ मतलब चटाई, मतलब 3 जोड़ी पर्दे और 3 जोड़ी चटाई मतलब जो है वो मानो के साथ भेज दो। भाभी ने हंसकर कहा, नहीं तो बेरंग वापस, और अगर ये नहीं लाया तो तभी वापस उसको भेज दिया जाएगा। और इस तरह से इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरजन को जो है वो बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया गया था माँ ने। और इस तरह से लेखक की माँ ने सिरजन को बुलाया था, और 1 महीना पहले जो है, या 1 सप्ताह पहले, 1 सप्ताह मतलब 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले जो है उसको सिरजन को बुलाकर काम के लिए रेडी करने के लिए जो है वो तैयार किया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी और असली मोहर छाप वाली धोती भी, पर मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। तो इस बार यहाँ पर लेखक की माँ ने सिरचन को ये कहा था कि अगर तुम मेरा ये जो काम है वो अगर सही तरीके से करोगे तो मैं तुझे इस बार नई धोती देने वाली हूँ, और वो भी असली मोहर छाप वाली धोती जो है वो तुझे मैं देने वाली हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, इस बार काम जो है वो मन लगा कर करना है। इस तरह से यहाँ पर जो सिरचन है उसने काम करना शुरू किया है। पान जैसी पतली छुरी से बाँस की तीलियाँ और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में जो है वो लग गया है। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वो चीक बुनने बैठा है। चीक का मतलब है यहाँ पे पर्दे। 1.5 हाथ की बिना बुनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज़ बन रही है। और इस तरह से ज़्यादा काम नहीं हुआ था, बहुत ही थोड़ा काम हुआ था, और वो थोड़ा काम जो है वो देखकर लोग जो है वो समझ गए थे कि इस बार एकदम फैशनेबल या फैशन वाली चीज़ जो है वो बनने वाली है। तो वहाँ पर एक मंजली भाभी है, लेखक की एक मंजली भाभी है। तो मंजली वाली 2nd नंबर की जो भाभी है जिसको मंजली भाभी कहते हैं, तो उस भाभी से बिल्कुल रहा नहीं गया, और उसने पर्दे की आड़ से जो है वो सिरजन को ये बोला, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। तो इस तरह से मंजली भाभी ने सिरचन को जो जली भुनी बातें कहकर उसको ये कहा था कि अगर पहले मुझे पता होता कि उसको मोहर छाप वाली धोती देने के बाद ही ये अच्छा काम या अच्छी चीज़ बनाता है तो मैं पहले से ही भैया को खबर कर देती। लेखक की भाभी ने सिरचन को चिढ़ाते हुए ये कहा कि अगर मोहर छाप वाली धोती मिलने पर इतना अच्छा काम होता तो मैं पहले ही मेरे भैया को कह देती। तो ये बात जो है वो काम में व्यस्त सिरजन के कानों में बात ये जो है पड़ जाती है। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। और जब
सिरचन को ये बात जो है वो कानों में पड़ जाती है भाभी ने कही हुई, तो वो उस पर जवाब देता है कि मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता भी देने पर भी ऐसी अच्छी चीज़ें बनती नहीं है बहुरिया। बहुरिया मतलब बहू। मानू दीदी की काकी सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी जो है यह काकी की कौन है, सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मानू दीदी, आपको पता होगा कि लेखक की छोटी बहन का नाम मानू दीदी है और वह काकी की सबसे छोटी बेटी है, मतलब लेखक की माँ की छोटी बेटी। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मानू दीदी मतलब लेखक जो है वो मानू को दीदी कहते थे, तो उसका जो दूल्हा मतलब उसका जो हस्बैंड है, पति है, वो क्या है, एक अफसर आदमी है। मंजली भाभी का मुंह लटक गया और ये बात सुनकर जो है वो मंजली भाभी जो है वो क्या हो गई, उसका चेहरा जो है वो अप्रसन्न हो गया। मुंह लटकाना मतलब चेहरा अप्रसन्न होना, अप्रसन्न मतलब खुश ना रहना या नाराज होना। मेरी चाची ने फूस फास कर कहा, किससे बात कर रही बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। तो इस तरह से दूसरे दिन चीक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे और 7 रंग के 7 भैया तारा अपने काम में मगन सृजन को खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। और इस तरह से दूसरे दिन यहाँ पर सृजन ने अपना काम भी ऐसे ही जारी रखा और इस तरह से यहाँ पर 7 तारे जगमगा उठे और सतरंगे जो कलर है उस तरह के चटाई या पर्दे जो है वो उसने वहाँ पर बना दिए थे। और ये काम करते करते उस काम में मगन सृजन जो है वो बिल्कुल भी खाने पानी पीने की उसको सूध नहीं रहती थी। चीक के सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर जो है वो निगाह जो डाली और उस सूप में जो है वो चिवड़ा और सिर्फ गुड़ का एक सूखा ढेला था। मतलब सृजन को नाश्ते के लिए एक सूप में क्या रखा था, चिवड़ा। चिवड़ा मतलब चिवड़ा और गुड़, गुड़ रखा हुआ था। जब लेखक ने ये देखा कि सृजन ने नाक के पास रेखाएं उभर आई है, मतलब उसने देखा कि सिर्फ चिवड़ा और एक सूखा गुड़ का ढेला था। ये जब लेखक ने देखा तो लेखक दौड़कर अपनी माँ के पास गए और माँ को ये कहा कि आज सृजन को कलेवा किसने दिया। कलेवा का मतलब है यहाँ पे नाश्ता। तो लेखक ने अपनी माँ से जाकर पूछा कि आज सृजन को कलेवा किसने दिया है, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। तो लेखक ने अपनी माँ से पूछा कि आज सृजन को कलेवा, कलेवा मतलब क्या, नाश्ता, किसने दिया था, सिर्फ चिवड़ा और गुड़ यहाँ पर दिया है। लेखक जो है वो माँ के पास चले गए और माँ को ये पूछा कि आज सृजन को नाश्ता किसने दिया, कलेवा किसने दिया, क्योंकि उसके खाने में या नाश्ते में सिर्फ चिवड़ा और गुड़ ही था। और जब उसने देखा कि माँ यहाँ पर रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी, बिजी थी, बोली, अरे मंजली, सृजन को बूंदिया क्यों नहीं देती। और इस तरह से मंजली भाभी जो है वो सृजन को जो बहुत ही ज़्यादा ताने मारती थी, उसको ही माँ ने कह दिया कि जाओ जाके सृजन को बूंदिया देकर आओ। बूंदिया में नहीं खाता काकी। सृजन के मुंह से चिवड़ा भरा हुआ था और गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा। और इस तरह से सृजन के मुंह में चिवड़ा था और सृजन ने जोर से पुकार कर माँ को कहा, काकी को कहा कि अरे नहीं, मैं बूंदिया नहीं खाता। और उस तरह से माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भौहें जो है वो तन गई। आपको पता है भौहें मतलब क्या, तो वो भौहें जो है वो तन गई और मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई। यहाँ पर मंजली भाभी ने क्या किया, क्योंकि माँ ने मतलब सृजन की काकी और लेखक की माँ ने मंजली भाभी को कहा कि बूंदिया जो है वो उसको खाने के लिए देकर आओ। यहाँ पर मंजली भाभी ने भौहें तनकर एक मुट्ठी बूंदिया जो है वो ली और सूप में वो फेंक कर आई। सृजन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या?
बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। और इस तरह से यहाँ पर सृजन ने जो है वो ऐसी जली-कुटी बातें कहकर जो है कि मंजली बहुरानी ने हाथ में बूंदिया लेकर जो है वो उसने ऐसे ही बूंदियों को फेंक दिया था। और इसलिए यहाँ पर सृजन ने ये कहा कि तुम्हारे मायके से आई हुई बहुरानी को या मंजली भाभी को ये कहा कि तुम्हारे मायके से आई हुई मिठाई को तुम ऐसे ही बांटती हो क्या? इस तरह का ताना मारते हुए मंजली भाभी ये सुनकर अपने कमरे में जो है वो रोने लगी। चाची ने जो है माँ को जाकर ये बात कही कि सिर पर जो है तुमने उसको चढ़ा के रखा है, किसी नहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। और इस तरह से चाची ने जो है वो माँ को सृजन के बारे में बताया कि किसी ससुराल या मायके की बात वो क्यों करेगा, उसको क्यों कहने तो तुम दे रही हो, उसको क्यों सिर पर चढ़ाकर तुमने रखा है सृजन को। ये बात जो है वो चाची ने माँ को कही। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। मतलब जो मंजली भाभी है वो माँ की दुलारी है, मतलब बहुत ही प्यारी और लाडली बहू है। माँ तमकर बाहर आई और सृजन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। और इस तरह से यह जो मंजली भाभी है वो माँ की लाडली बहू थी या लाडली बहू है। और इसलिए माँ जो है वो तमकर थोड़ा गुस्से में आकर सृजन को ये कहती है कि तुम अपना काम करने आए हो तो अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत है, या बहुओं को जली कुटी बातें बताने बोलने की क्या ज़रूरत है। तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए मुझे कहो, ऐसे लेखक की माँ कहती है। सृजन का मुंह लाल हो गया। सृजन का मुंह लाल हो गया मतलब वो क्रोधित हो उठा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक फंदे यहाँ पर डालने लगा। वो अपना चुपचाप जो है वो काम वो करने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सृजन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सृजन दादा, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। और इस तरह से मानू जो लेखक की सबसे छोटी बहन है, जो ससुराल जाने वाली है, और उसको ही यह पर्दे और चटाई जो है ससुराल में देने वाले हैं, तो वही मानू जो है वो जो क्या कर रही थी, पान पान बना रही थी, पान सजा रही थी बैठक खाने में, मतलब हॉल में। और उसने जो है वो चुपके से एक पान का बीड़ा जो है वो उठाया है और सृजन को वो देती है। और सृजन को कहती है, सृजन दादा, कि यह जो है घर वो कामकाज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, तो तुम बिल्कुल भी किसी की बात पर कान मत देना, मतलब ध्यान मत देना। इस तरह से मानो जो है वो सृजन को समझाती है। इस तरह से लेखक की छोटी बहन मानू ने सृजन को वो दादा कहती थी, तो सृजन दादा को एक पान का बीड़ा जो है वो खाने के लिए दिया। सृजन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सृजन को पान खाते देखकर अवाक हो गई। यहाँ पर मानू ने जो है वो चुपचाप उसको एक पान का बीड़ा खाने के लिए दिया था। उसने वो मुंह में भी डाला, लेकिन अचानक वहाँ से चाची जो है वो कमरे से निकल रही थी और उसने देखा कि सृजन जो है वो पान खा रहा है। और उसको पान खाते देखकर यहाँ पर चाची जो है वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, अवाक हो गई। सृजन ने चाची को अपने और अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। और इस तरह से चाची को अपने और घूरते हुए देखकर सृजन ने चाची को ये कहा कि छोटी चाची को ये कहा कि एक गम कौवा जर्दा, मतलब यह एक तंबाकू जैसा ही है, तो वो बहुत दिन नहीं खिलाया है या वो मैंने नहीं खाया है बहुत दिन से, तो वो मुझे दे दो। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सृजन से, मतलब सृजन से वो हमेशा चिड़चिड़ ही करती रहती थी, जली भुनी रहती थी। तो सृजन जो है गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था, और इस तरह से सृजन पर हमेशा वो गुस्सा ही करती थी, और गुस्सा निकालने के लिए उसको ये सही मौका था। और इसलिए झनकती हुई वो चाची बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे,
घर में भी पान और गम का हुआ जर्दा खाते हो। और इस तरह से चाची ने सृजन को कुछ बातें ऐसी कही कि जो उसको बहुत ही लगी, दिल पे लगी। वो कहने लगी, तुम्हारी जीभ को आग लगे, और जो तुम पान और गम का हुआ तंबाकू जैसी चीज़ें खा रहे हो घर में रहकर, ठीक है, चटोर कही के मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। और इस तरह से चाची ने सृजन को चटोर कही के इस तरह का वाक्य यूज़ किया या उपयोग किया, और ये सुनकर लेखक का कलेजा, मेरा कलेजा धड़क उठा। लेखक का कलेजा, यहाँ पर दिल जो है वो धड़क उठने लगा और और वो कहने लगी, हो गया सत्यानाश। और इस तरह से सत्यानाश का मतलब है बर्बादी, हो गई बर्बादी। क्योंकि लेखक को पता था कि सृजन को जो है खाने में कमियां मिले तो चलेगा, लेकिन उसकी जली कुटी बातें जो है वो सहन नहीं कर सकता था। और इस तरह से उसको चतुर कही के यह बातें चाची ने उसको सुनाई थी। बस सृजन की उंगलियां में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा, पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पीक थूक आया। और इस तरह से चाची की बातें जो है वो उसके दिमाग में और दिल में जो है वो इतनी बैठ गई कि वो चुपचाप हो गया, वो शांत हो गया और मुंह में पान जो है वो घुलता ही रहा। अचानक वो वहाँ से उड़ गया और पान जो है वो थूक कर आया। अपनी छुरी, हैसिया वगैरह समेट संभाल कर वो उसने झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चीख पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। और इस तरह से यहाँ पर सिरचन ने काम अधूरा छोड़कर अपनी सारी चीज़ें समेटकर अधूरे चिक की ओर, चिक मतलब पर्दा, अधूरे पर्दे की ओर देखकर वहाँ से चला गया। सृजन वहाँ से चला जा चुका था, वो वहाँ से चला गया। मानो वहाँ पर कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए थे। यहाँ पर मानो जो है वो वहाँ पर कुछ नहीं बोली थी। उसने अधूरे चिक या पर्दे की ओर देखते हुए वहाँ पर सातों तारे जो है वो मन पड़ चुके थे। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। और इस तरह से मानू को समझाते हुए माँ ने कहा कि मैं मेले से तुझे देकर दिला दूंगी। मैं सृजन को मनाने गया था। लेखक जो है वो सृजन को मनाने के लिए चले गए थे। देखा कि सृजन जो है वो एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह कुछ सोच रहा था। यहाँ पर लेखक चले गए सृजन को बुलाने के लिए। सृजन जो है वो फटी हुई शीतल पाटी मतलब चटाई, शीतल पाटी का मतलब है यहाँ पर चटाई, तो फटी हुई चटाई, तो फटी हुई चटाई पर वो लेट कर वो बहुत कुछ सोच रहा था। कौन? सृजन। मुझे देखते ही बोला। लेखक को देखते ही सृजन बोलने लगा, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ अब नहीं। वो लेखक को कहता है कि सृजन लेखक को कहता है कि अब मैं नहीं आ सकता, मैं कान पकड़ता हूँ, अब मैं नहीं आ सकता। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? लेखक को सृजन कहता है कि मोहर छाप वाली धोती को लेकर मैं क्या करूँ? कौन पहनेगा इसको? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। लेखक को बताते हुए सृजन अपनी कहानी को दर्शा रहा है कि वो अपनी बीवी के बारे में, अपनी पत्नी के बारे कह रहा है कि ससुरी खुद मरी, मतलब उसकी पत्नी जो है वो मरी और उसके साथ साथ बेटी और बेटियों को भी ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। और इस तरह से यहाँ पर सृजन जो है वो लेखक को कहता है कि अगर मेरी घरवाली होती तो मैं ऐसी दुर्दशा, ऐसी अवस्था जो है वो उसकी कभी नहीं होती। यह शीतल पाटी भी उसी की बनी हुई है, जिस चटाई पर, जो फटी हुई चटाई पर वो लेटा हुआ था, वो भी उसी पत्नी ने जो है वो बनाई थी। इस शीतल पाटी को छूकर वो कहता है। और इस तरह से उस शीतल पाटी, उस चटाई को, जो फटी हुई चटाई उसकी पत्नी ने बनाई हुई थी, वो अपनी पत्नी को वहाँ पर क्या कर रहा था? याद कर रहा था। यहाँ पर फटी हुई चटाई पर जो सृजन है वो लेटा हुआ अपनी पत्नी को याद कर रहा था। वो कहने लगा कि अब मैं ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी ही हवेली में मेरी कदर होती थी, लेकिन अब क्या? और इस तरह से लेखक को सृजन कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारी ही हवेली में मेरी इज्जत करते थे, कदर करते थे, लेकिन अब क्या? और इस तरह से लेखक जो है वो चुपचाप अपने घर लौट आए
और उनको ये लगा और वो समझ गए थे लेखक कि एक कलाकार के दिल को ठेस लगी है वह नहीं आ सकता। और इस तरह से एक मजदूर, एक हैंडीक्राफ्ट मैन, एक अ, शिल्प हस्ती मतलब एक हस्तशिल्पी काम करने वाला अपने हाथों से अपना काम करके, हैंडीक्राफ्ट का काम करके, एक कलाकार जो है उसके दिल को जो है वो दुख हुआ था, ठेस पहुंची थी, वो अभी नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट का झालर लगाने लगी। यह भी भेजा नहीं दिखलाई पड़ता, क्यों मानूं? और इस तरह से जो उनके घर की जो भाभी है वो अधूरे चिक को, अधेरे पर्दे को क्या कर रही थी, रंगीन छीट का झालर लगाने की कोशिश कर रही थी। मानो वहाँ पे कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने में भी मैं जा रहा था और इस तरह से वो दिन आ गया कि मानू को अपने ससुराल जाना था। उस दिन लेखक खुद मानू को छोड़ने के लिए स्टेशन चले गए थे। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा कि मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही थी अपने साथ। लेखक ने देखा है कि मानू ने अधूरा चिक, जो भी अधूरा पर्दा सिरचन ने बनाया हुआ था, वो अधूरा पर्दा या चीख जो है उसने उसको मोड़ कर वो अपने साथ लेकर जा रही थी। यह लेखक ने देखा। मन ही मन सृजन पर गुस्सा हो गया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। और इस तरह से मन ही मन सृजन पर वो गुस्सा लेखक जो है वो हो गए। और चाची सुर में सुर, चाची जो कह रही थी कि चटोर कही के, वो भी गुस्से से वो लेखक जो है वो मन में ही मन बोलने लगे थे, क्योंकि मानो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई थी। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। जैसे ही मानू को स्टेशन के पास छोड़कर एक गाड़ी में बिठाकर जब वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करने लगा, सामान चढ़ाकर वो दरवाज़ा बंद कर रहे थे, उसी दौरान प्लेटफॉर्म में सृजन जो है उसके ऊपर नज़र पड़ती है। सृजन बबुआ जी को मतलब लेखक को पुकारता है और कहता है दरवाजे के पास आकर, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। और इस तरह से लेखक ने बहुत ही वो गुस्सा हुए थे उस वक्त सृजन से, और उससे गुस्से में आकर कहने लगे, क्या है? सृजन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ है? एक बार देखूं। सृजन ने अपने पीठ पर रखे हुए सामान को उसने नीचे रखा और उसने जो है मानू दीदी कहाँ है उसको एक बार मैं देखना चाहता हूँ, ऐसे सृजन ने कहा। यहाँ पर लेखक ने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला। सृजन दादा, मानू कितना इतना ही बोल सकी। और इस तरह से लेखक ने दरवाज़ा खोला और उस दौरान दरवाज़ा खोलने के बाद सृजन दादा, यहाँ पे सृजन दादा, मानू जो है वो इतना ही उनको बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सृजन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुछ भी। यहाँ पर सृजन जो है उसने साथ में शीतल पाटी शीतल पाटी मतलब चटाई, चीक मतलब पर्दे, और एक जोड़ी आसनी कुश मतलब बैठने के लिए जो रहती है चटाई छोटी, वो भी वो लेकर आया था। और गाड़ी जो है वो चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीप को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू ने क्या किया, मोहर छाप वाली धोती तो उसके पास नहीं थी, लेकिन जो पैसे जितने लगते हैं मोहर छाप वाली धोती खरीदने के लिए, उतने पैसे जो है उसने निकाल कर सिरचन को देने चाहे, लेकिन सिरचन ने अपने जीभ या जुबान में दांत को काट कर दोनों हाथ जो है वो जोड़ दिए।
मानो फूट फूट कर रो रही थी। फूट फूट कर रोना मतलब ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं बंडल को खोल कर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। और इस तरह से गाड़ी जो है वो चल पड़ी। चलने के बाद लेखक ने उस बंडल को खोला तो देखा कि ऐसी कारीगरी थी, ऐसी बारीकी थी, उस चीज़ को उन्होंने इस तरह से बनाया था। इतनी सुंदर रंगीन सुतलियाँ के फंदों का ऐसा सुंदर काम जो है वो लेखक ने पहली बार देखा था। यह जो पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु की संपूर्ण कहानियों में से लिया गया है। तो इस तरह से एक कलाकार के दिल को किस तरह से ठेस पहुंची, किस तरह से दिल दिल जो है वो उसका जो है दुखने लगा, या फिर दिल को कैसे ठेस पहुंच गई, यह एक कलाकार की एक बात, एक हैंडीक्राफ्ट मैन की, एक ग्रामीण जीवन की जो जीवन का चित्रण यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी ने इस पाठ से किया है। थैंक यू वेरी मच।